हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी जितना भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी कोई इंडियन ज्योग्राफी पढ़े होंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था को ज़रूर पढ़े होंगे। लेकिन एक बार इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी कहाँ से स्टार्ट होता है, किस तरह से स्टार्ट होता है और हम लोग को किस तरह से पढ़ना चाहिए था और एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी आप जब कर रहे हैं, चाहे झारखंड का लेकर के हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी, सीजीएल हो, एक्साइज कांस्टेबल का हो, स्पेशल ब्रांच का हो, आने वाले एसआई का हो, चाहे सेंट्रल का परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सभी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक बार इस वीडियो को आप थोड़ा ज़रूर देखें और ध्यान से समझने का कोशिश करें। आपको सारा बात समझ में आ जाएगा कि इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किस तरह से हुआ है और किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप पूरा वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, बिना देखे हुए इसको स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर जैसे जीएस पेपर हुआ है और सारा जीएस पेपर कि नहीं थोड़ा बहुत इधर उधर कन्फ्यूजन रहा है, तो इसमें भी रह सकता है। लेकिन अगर आप पूरा देखिएगा तो हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको ज़रूर सभी एग्जामिनेशन के लिए फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बात कर को कि इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था को और समझना है, आराम आराम से समझना है, धीरे धीरे से समझना है, कोई तरह का बकाहट नहीं है और समझ समझ के इस तरह से पढ़ना है कि यहीं सब क्वेश्चन याद हो जाए और जा कर के एग्ज़ाम में सिर्फ हम टिक कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले समझना है कि इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। तो पॉलिटी का अर्थ क्या है? तो सिस्टम टू रूल, शासन करने का जो नियम है उसी को पॉलिटी कहते हैं। और इंडियन पॉलिटी अगर हम बात करें तो क्या है? सिस्टम टू रूल इन इंडिया इज नोन एज इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारत में शासन करने का जो नियम कानून है उसी को हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी कहेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है इसमें कि हमारे देश में राज्य व्यवस्था अंग्रेज़ों के आगमन से शुरू लिया जाता है। अंग्रेज़ों के आगमन से पहले भारत में राजाओं का शासन चलता था। तो फर्स्ट ब्रिटिशर्स कम इन इंडिया, जो पहला ब्रिटिशर यानी अंग्रेज़ जो भारत आया था वो था जॉन मिल्डे नेहाल। ठीक है, कब आया था? तो 1599 ईस्वी में आया था और उस टाइम मुग़ल काल के राजा हुआ करते थे अकबर। और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है, सबको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है? 1600 ईस्वी में हुआ है। और सेकेंड जो अंग्रेज़ हुआ जो भारत आया उसका नाम था रॉल्फ फिंच, उसका नाम था रॉल्फ फिंच, जो कि अकबर के दरबार में गया था, अकबर के कोर्ट में गया था। इन दोनों ने महारानी एलिजाबेथ वन जो इंग्लैंड की महारानी थी उनसे व्यापार करने के लिए अनुमति मांगा। तो महारानी ने एक राजलेख जारी करके यह प्रदान कर दिया कि भारत में 15 साल तक व्यापार करने के लिए, कि जाओ तुम लोग 15 साल तक व्यापार करो। और इस राजलेख के तहत अंग्रेज़ भारत में व्यापार करना शुरू किए। किस नाम से? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? तो इसमें 24 आदमी का एक ग्रुप है जो प्राइवेट ग्रुप है, ये सरकारी कंपनी नहीं है, लेकिन हाँ महारानी से ये ऑर्डर लेकर के आया हुआ है भारत में व्यापार करने के लिए। जब तक मुग़ल बादशाह औरंगजेब जीवित रहा तब तक सारा चीज़ जो था नियंत्रण में था और औरंगजेब बहुत अयोग्य राजा बने। मतलब नहीं, औरंगजेब नहीं, जब तक औरंगजेब जीवित रहा तब तक सब कुछ नियंत्रण में था। मुग़ल के पास शक्ति था तो पूरा देश को संभाल के रखा था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब मर गया, औरंगजेब ख़त्म हो गया, तो औरंगजेब के बाद क्या होता है कि बहुत अयोग्य राजा बने, जिससे उनके हाथ से नियंत्रण गड़बड़ाते चला जाता है। और कुछ प्रांत जो होता है, चाहे सूबा जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रांत या सूबा या क्षेत्र, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। ठीक है, आप समझिए कि पूरा भारत में क्या सिस्टम है कि हर जगह पे मुग़ल राज कर रहा था। औरंगजेब तो अब कोई दिक्कत नहीं हुआ, जैसे ही औरंगजेब का शासन ख़त्म होता है तो अब कुछ क्षेत्र जो है अपने आप को आज़ाद घोषित करने लगता है। और उस टाइम सबसे अमीर और सबसे संपन्न राज्य हुआ करता था बंगाल। तो हम लोग बंगाल के बारे में देखेंगे कि जब औरंगजेब था उस टाइम 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार बनाया हुआ था और उस टाइम राजधानी था ढाका। लेकिन जैसे ही मुग़लों का शक्ति ख़त्म होने लगा तो क्या हुआ
कि फर्स्ट बंगाल का जो नवाब अपने आप को घोषित करने वाला हुआ वो हुआ मुर्शीद कुली खान, जिसका शासन रहता है 1713 से 1727 तक। और मुर्शीद कुली खान जो था वो सबसे पहले क्या करता है, ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र करता है, शिफ्ट कर देता है। उसके बाद सेकेंड नवाब बनता है शुजाउद्दीन, जो कि 1727 से 1739 तक रहता है। फिर सरफराज खान बनता है 1739 से 1740 तक। और इसी टाइम क्या होता है कि सरफराज खान का एक आर्मी चीफ होता है जिसका नाम रहता है अलीवर्दी खान। तो सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच में युद्ध होता है जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ घेरिया, यानी घेरिया का युद्ध। कब हुआ? 1740। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, पहला युद्ध है इतिहास का। ठीक है, तो बैटल ऑफ घेरिया यानी घेरिया का युद्ध जो है सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच में होता है, जो कि सरफराज खान का ही आर्मी चीफ होता है। ठीक, अब क्या होता है कि अलीवर्दी खान जो है वो सरफराज खान को देता है हरा। अलीवर्दी खान डिफीटेड सरफराज खान एंड बिकम द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। अब क्या होता है, अगला नवाब जो है सो अलीवर्दी खान बन जाता है। और 1740 ईस्वी में से लेकर के 1756 ईस्वी तक अलीवर्दी खान जो है सो बंगाल का नवाब बना हुआ रहता है। और यही है, ही वॉज द फर्स्ट नवाब हु अंडरस्टैंड द मोटिव ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी कि पहला नवाब होते हैं जो अंग्रेज़ों के मनसब को समझने में सक्षम होते हैं। और ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स आर लाइक बी, यानी कि अंग्रेज़ मधुमक्खी की तरह हैं। अगर उनको हम लोग अच्छा से रखेंगे तो शहद देगा, नहीं तो अगर छेड़ दिए तो काटने लगेगा। और इसके मरने तक परिस्थिति जो है नियंत्रण में रहा। अभी तक कुछ तरह का अंग्रेज़ों का गड़बड़ी नहीं हुआ है। लेकिन अगला नवाब जैसे ही बनता है सिराजुद्दौला 1556-57 ईस्वी में, उस टाइम क्या होता है कि इसी के शासनकाल में अंग्रेज़ तथा फ्रांसीसी लोग मिलकर कलकत्ता में किलाबंदी करना शुरू कर दिया। और इस बात से नाराज़ होकर जो सिराजुद्दौला था किलाबंदी बंद करने का आदेश देता है, लेकिन अंग्रेज़ नहीं माने। यानी कि फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों कलकत्ता में किलाबंदी कर रहे थे, लेकिन क्या होता है कि अंग्रेज़ लोग नहीं माना और फ्रांसीसी लोग मान जाता है। क्यों मानता है? क्योंकि इसके पीछे भी कहानी, आप हिस्ट्री अगर पढ़े हैं तो उसमें पता होगा कि अंग्रेज़ लोग से अभी अभी फ्रांसीसी लोग हारता है। ठीक है, तीसरी एंगल युद्ध में। तो खैर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में चल जाएंगे, ज़्यादा तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं हम पॉलिटी को। तो क्या होता है कि अंग्रेज़ लोग नहीं मानता है, तो जो सिराजुद्दौला है वो क्या करता है कि अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर देता है और कलकत्ता के कासिम बाज़ार पर अधिकार कर लेता है। और अंग्रेज़ों के जो किला फोर्ट विलियम था उस पर भी अधिकार कर लेता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 20 जून 1756 काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये क्या था? तो ये क्या था कि सिराजुद्दौला जो था 146 अंग्रेज़ को गिरफ्तार कर लिया और एक छोटे से कोठरी में बंद करवा दिया, जिसमें 123 लोग मारे गए थे। और इस काल कोठरी की घटना को लिखने वाला विलियम हॉलवेल था, जो 23 लोग जिंदा बचे उनमें से एक था। और जब यह बात इंग्लैंड में पता चला तो बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, बंगाल का गवर्नर बना के भेजा गया किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो क्या होते हैं 1757 में फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं। ठीक, अब क्या होगा 1757 ईस्वी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध होगा, बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध होगा 1757 ईस्वी में। और इसमें होता क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ की तरफ से और सिराजुद्दौला, ठीक है, बंगाल का नवाब जो होता है, वो लड़ाई होता है। लेकिन ये दो आदमी जो है मीर जाफ़र और राय दुर्लभ, ये दोनों दगाबाज निकल जाता है। यही दोनों जो है सो क्या होता है रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से लड़ता है वास्तविक रूप से। हालांकि लड़ तो सिराजुद्दौला की तरफ से रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से लड़ता है रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से। ठीक है, और ये जो है वो बहुत ही फेमस बैटल है, सेकेंड फेमस बैटल बोल सकते हैं, चाहे स्मॉलेस्ट बैटल है इंडिया का। मात्र 1.5 घंटा में ख़त्म हो गया था। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला को हराने का जो दो कारण था वो मीर जाफ़र और राय दुर्लभ गद्दार निकला। और युद्ध शुरू होते ही क्या हुआ, अंग्रेज़ों से मिल जाता है। और सिराजुद्दौला जो है सैनिक के हाथों तलवार थी और अंग्रेज़ों के हाथों में बंदूक। यानी कि एक और दूसरा कारण था कि सिराजुद्दौला के सैनिक के हाथ में तलवार था और अंग्रेज़ के हाथ में बंदूक था। तो ये भी दूसरा रीज़न हारने का था। और दो व्यक्ति का नाम यहाँ पे आएगा, एक का नाम है मीर मदन और दूसरा का नाम है मोहन लाल। ये दोनों बहुत ही वफादार व्यक्ति थे। ये लड़ते लड़ते मारे जाते हैं सिराजुद्दौला की तरफ से।
अब क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, और क्योंकि मीर जाफ़र और मीर कासिम को मीर जाफ़र उसका मदद किया था, इसीलिए अगला नवाब कठपुतली नवाब बना करके बना दिया जाता है बंगाल का। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1757 से 1760 तक शासन रहता है, और अंग्रेज लोग इसका बहुत फ़ायदा हुआ। और फिर अगला नवाब बनता है मीर कासिम, जो कि 1760 से 1763 तक रहता है, और यह अंग्रेज़ों के खिलाफ था। यह जानता था कि अंग्रेज अभी इन्हें नहीं रोका गया तो बहुत देर हो जाएगा, तो कुछ राजाओं का मदद लेकर अंग्रेज को हटाने का कोशिश करने लगा। तो अंग्रेज इसे नवाब के पद से हटाकर फिर मीर जाफ़र को ही बना दिए। ठीक है, ये समझ गया था कि अंग्रेज का मतलब मंशा क्या है। तो मीर जाफ़र जो है वो 1763 में जो रहता है फिर से बन जाता है वापस से नवाब। ठीक है, किसके बाद? तो मीर कासिम के बाद। फिर क्या होता है कि 1764 में बहुत ही फेमस युद्ध होता है, बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर का युद्ध होता है। और इस समय जो होता है वो ब्रिटिश के तरफ से आर्मी चीफ हेक्टर मुनरो, और इधर शाह आलम द्वितीय मुगल काल का राजा, मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, और शुजा-उद-दौला जो है अवध का नवाब हो, तो ये तीनों मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ता है, हेक्टर मुनरो के खिलाफ़। लेकिन ये तीनों मिलकर लड़ने के बावजूद भी हार जाता है और हेक्टर मुनरो जीतता है। और इस युद्ध के 1 साल बाद फिर क्या होता है कि बंगाल का गवर्नर बनाकर फिर से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है, और बोलता है कि अब तुम लोग तीनों तो हार गया, ठीक है, तो अब बंगाल मेरा हो गया, जो जो जगह हारा। तो फिर क्या होता है कि इन लोग से संधि कराता है, ट्रीटी कराता है कि ये कागज़ पर सिग्नेचर करो, अब ऐसे 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 नियम कानून रहेगा। और नियम कानून में क्या है, कौन सा ट्रीटी करवाता है, तो वह 1765 का ट्रीटी, इलाहाबाद की संधि, यानी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव रहता है एक तरफ अंग्रेज़ों के तरफ से, और इधर से रहते हैं शाह आलम द्वितीय मुगल काल से और शुजा-उद-दौला, और दोनों सिग्नेचर करता है। अंग्रेज़ों ने फैक्ट्री सबसे पहले वो लोग सूरत में खोला था, लेकिन अधिकार सबसे पहले वो लोग कहाँ किया था, तो बंगाल पे किया था। और टैक्स वसूलने का अधिकार केवल अंग्रेज़ों के पास अब रह गया, क्योंकि वो लोग जीत चुका है और ये लोग ट्रीटी से सिग्नेचर भी करवा लिया है। अब रॉबर्ट क्लाइव का उद्देश्य ही था कि बंगाल का सारा धन लूट करके ब्रिटेन भेजना। और कितना साल, 1763, ठीक है, 1765 से 1772 तक वो डायरकी लगा देता है बंगाल में, द्वैध शासन लगा देता है, यानी कि 2 गो टैक्स लगा देता है। एक तो डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है, और दूसरा जो लोकल रूलर है, स्थानीय शासक है, उसको देना है, जिसमें उस टाइम था राय दुर्लभ था। तो उसका भी टैक्स 81% जो है वो कंपनी को ही जाता था, मात्र 19% रहता था लोकल रूलर के पास। यानी कि सारा तरीका से लूट रहा है अंग्रेज लोग। अब क्या होता है कि इस 7 साल के समय में भारत की लूट कहा जाता है, लूट ऑफ इंडिया कहा जाता है, यही समय को 65 से 72 के समय को, 1765 से 1772 के समय को, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल के लोगों पर का शोषण करके अनैतिक तरीके से बंगाल में लूट किया, और वह बंगाल राज्य जो भारत का सबसे अमीर और संपन्न प्रांत था, उसको अब गरीब बना दिया। और इस बात की जब यूरोपीय देशों में पता चला तो ब्रिटेन की बहुत निंदा हुई, ब्रिटेन का बहुत निंदा हुआ, उसको लोग गलत बोलने लगे। और इस दबाव में आकर के ब्रिटेन से क्या होता है कि ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए वह क्या होता है कि कुछ नियम पारित किया जाता है। यानी कि आप समझिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, एक ग्रुप था जो महारानी से ऑर्डर लेकर के आया है यहाँ इंडिया में शासन करने के लिए, और यहाँ अनैतिक तरीक़ा से लूट कर रहा है। तो क्या हुआ कि वहाँ यूरोपीय देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी के चलते ब्रिटेन का जब बदनामी हो रहा था, उसके बाद ब्रिटेन ने से क्या होता है कि कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए नियम पारित किया जाता है। और यहीं से जन्म हुआ हम लोग का इंडियन पॉलिटी का, यहीं से जन्म होता है भारत का, यानी इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा कि इंडियन पॉलिटी का जन्म कहाँ से हुआ है। अब हम लोग समझेंगे आगे का बात कि ब्रिटेन के द्वारा 1772 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। और वारेन हेस्टिंग जो था वो सबसे पहले डायरकी जो द्वैध शासन था उसको ख़त्म कर देता है, अबॉलिश कर देता है 1772 ईस्वी में, और एक पोस्ट नियुक्त करता है जिसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कहते हैं, और उसका काम था टैक्स को कलेक्ट करना।
ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को दो तरीक़ा से समझना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का संवैधानिक विकास जो है उसको हम लोग समझने के लिए दो तरह से टाइम पीरियड बांटेंगे। क्योंकि देखिए 1773 से 1857 के क्रांति तक कंपनी शासन करेगा। कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद क्राउन के हाथ में शक्ति चला जाता है। क्राउन यानी कि महारानी के हाथ में शक्ति चला जाता है। क्योंकि क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंग्लैंड से अपना ब्रिटेन से अपना आई है यहाँ पर के कि हम बिजनेस करेंगे, व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ शासन कर रहा है। लेकिन 1857 की जब भारत में क्रांति होता है, जब अंग्रेज लोग बहुत सारे मारे जाते हैं, बहुत बुरी तरीक़ा से मार काट होता है, जब यहाँ से उन लोग का डेड बॉडी जाता है तो महारानी देखकर विचलित हो जाती है और फिर अपने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ख़त्म करके वह शासन, भारत का शासन अपने हाथ में ले लेती है। इसीलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि कंपनी रूल और क्राउन रूल को अलग अलग करके पढ़ते हैं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को और महारानी के शासन को अलग करके पढ़ा जाता है। तो चलिए हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पढ़ने का कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आई होप आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। और अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो बिल्कुल हमको यह उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा तरह से समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो इसको आप ज़रूर यहाँ कमेंट करके बोलिएगा कि क्या दिक्कत था, और इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कंपनी रूल को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो होता है वो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है, जिसमें पहला काम क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द ट्रेड मोनोपोली ऑफ फॉर 20 ईयर, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राज करने के लिए 20 साल का बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए उसको राइट मिला था, अधिकार दिया गया था 1773 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और सेकेंड वर्क हुआ था क्या कि इसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो क्या कहलाने लगा था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। ये बात अधिकतर बच्चों को समझ में आ जाता है जल्दी, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को दिक्कत होता है क्या कि जैसे कि बंगाल जो है वहाँ पे सिर्फ शासन जब था अंग्रेज़ों का तब कहलाता था गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। लेकिन बंगाल के बाद जैसे ही मद्रास और मुंबई जैसे ही जीत लिया ये लोग, जैसे बंगाल, मद्रास और मुंबई, ये तीनों को मिला करके जो हेड होता था वो कहलाने लगा गवर्नर जनरल। तो पहले था बंगाल का गवर्नर, अब कहलाने लगा गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये कहलाने लगा। फिर बाद में और जब हम लोग पढ़ेंगे, जब ये लोग का पावर ख़त्म होगा तो कहलाने लगेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और उसके बाद फिर जब 1857 के बाद क्राउन रूल आ जाएगा ना, तब कहलाने लगेगा सब अंग्रेज का जो हेड अधिकारी होता है वायसराय। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से समझ मैटर है। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वायसराय। ये सिस्टम रहा है नाम पोस्ट चेंज करने का, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे समझ में आएगा ये बात को जैसे जैसे हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट में दो काम हुआ था। एक हुआ था 20 साल के लिए बिजनेस करने का अधिकार मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और दूसरा जो गवर्नर होता था बंगाल का वो कहलाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद क्या होता है कि इस टाइम जो वारेन हेस्टिंग था वो गवर्नर ऑफ बंगाल था। तो ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हो गया, क्योंकि अब बंगाल में गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाएगा। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन कहलाया, वारेन हेस्टिंग, और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन कहलाएगा, वारेन हेस्टिंग। तो गवर्नर जनरल के अंदर में कौन कौन आता था, तो मद्रास और मुंबई के गवर्नर आते थे। और 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होता है कलकत्ता में, जिसके चीफ जस्टिस होते हैं लॉर्ड एलिजा इम्पे, और अदर जज होते हैं लॉर्ड हाइड और लॉर्ड चैम्बर और लॉर्ड लैम्स्टर। तो ये तीन अलग जज हैं। तो गवर्नर जनरल बनने के बाद वारेन हेस्टिंग जो है अपने पद का गलत इस्तेमाल करने लगा और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ झूठा आरोप लगाकर उसे सुप्रीम कोर्ट से सज़ा दिलवा देता था। इसका विरोध सबसे पहले 3 लोगों ने किया, जिसका नाम था नंद कुमार, चैत सिंह, घसीटी बेगम। और देखिए ये 3 लोग सबसे पहले विरोध करता है, लेकिन एक बात और समझना है
कि जैसे कि अभी हम लोग संविधान संशोधन पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पढ़ते हैं, उसी तरीक़ा से जो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था तो 1773 में जो चार्टर एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उसका अमेंडमेंट हुआ था 1781 ईस्वी में। उसको कहा जाता है अमेंडमेंट एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1781 में। तो ये समझना है कि वारेन हेस्टिंग ने इन लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया। जब यह बात ब्रिटेन तक पहुंची तो इन्होंने इसे रोकने के लिए एक एक्ट पारित किया। यानी कि देखिए, कानून चल रहा है, ये तीनों लोग विरोध किया था तो ये तीनों पर फांसी पर चढ़वा दिया वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो ब्रिटेन ये बात जब पहुंचा, तब जो है कि ये लोग को रोकने के लिए, ये लोग पर नियंत्रण रखने के लिए कानून पारित किया जाता है। उसको कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया था और इसके तहत क्या किया गया था, तो इसके तहत 6 आदमी, ठीक है, 6 कंट्रोलर्स वाज अपॉइंटेड, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को अपॉइंट किया गया था, जो 6 आदमी का मेंबर हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी पर 6 आदमी नज़र रखता था कि वह किस प्रकार से काम कर रहा है। और इसी में ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग कर दिया गया, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। और 1785 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग को बुला लिया गया और महाभियोग लगाया गया, यानी कि इम्पीचमेंट लगाया गया किस पे, वारेन हेस्टिंग पर। किसके द्वारा, तो एडमंड बर्ग के द्वारा, एडमंड बर्ग के द्वारा, ठीक है। और यह इकलौता गवर्नर है जिस पर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। कोई भी वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हैं एक दिन वाला जिसमें टिक करना है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि एकमात्र गवर्नर जनरल कौन है जिस पे इम्पीचमेंट लगा है, महाभियोग लगा है, तो वह है वारेन हेस्टिंग। उसके बाद 20 साल बाद फिर से अगला चार्टर एक्ट आया, यानी राजलेख अधिनियम आया, ठीक है। तो उसमें क्या काम हुआ है, तो ट्रेड मोनोपोली जो था उसको 20 साल तक फिर बढ़ा दिया गया। किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 20 साल तक फिर बढ़ा दिया गया। और ब्रिटिश ऑफिसर जो होता था उसको भी इंडिया के पैसा से सैलरी दिया जाने लगा। और 21 अप्रैल 1773 के बारे में अगर हम बात करें तो इंडियन सिविल सर्विस का जो है स्टार्ट होता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता है। और 21 अप्रैल को अभी हम लोग इंडियन सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसी टाइम 1793 में रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू पुलिस को अलग कर दिया गया। और उसके बाद अगला चार्टर आता है 1813 का चार्टर एक्ट आता है, जिसमें क्रिश्चियन मिशनरी लोग इंडिया आता है और 1 लाख रुपया सेंशन किया जाता है, क्यों, इंडियन एजुकेशन के लिए। और ट्रेड मोनोपोली जो था अंग्रेज लोग का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको ख़त्म कर दिया जाता है और सिर्फ 2 ही अधिकार देता है कि ट्रेड ऑफ टी करिए आप, चाहे ट्रेड विथ चाइना करिए, यानी चाय का व्यापार करिए, चाहे चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो राजलेख आता है, अधिनियम जो आता है, वो है क्या, चार्टर एक्ट 1833 का, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है, केंद्रीयकरण कर दिया जाता है। और गवर्नर जनरल जो होता था, अभी हम बताए थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होता था वो कहलाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अब क्या होता है, ट्रेड मोनोपोली को जो था उन लोग को इसमें वो भी ख़त्म कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1813 वाला चार्टर एक्ट में जो ट्रेड मोनोपोली था वो तो था कि 2 चीज़ कर भी सकता है, लेकिन 1833 अगला 20 साल के बाद जो भी ट्रेड मोनोपोली आया उसको भी ख़त्म कर दिया गया 1833 वाला में, ठीक है। और 1835 में इंग्लिश को इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में ये कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। और एक आदमी है मार्कली मिनट्स, इसके सिफारिश पर इंडिया में एजुकेशन में इंग्लिश को शामिल कर दिया गया। अब इंडियन एजुकेशन में इंग्लिश को भी शामिल कर दिया गया, किसके सिफारिश पर, तो मार्कली मिनट्स के सिफारिश के बाद, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग, ये बात तो अभी करेंट का है, जैसे कि 14 सितंबर 1949 को क्या होता है कि हम लोग राजभाषा घोषित किया गया था। और इसी 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी 1965 से यह लागू किया गया था। तो ये खैर वो पॉलिटी से मतलब नहीं है, वहाँ से आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी हम लोग पॉलिटी तक पहुँच रहे हैं, हम लोग का संविधान निर्माण होगा, ठीक है। फिर हम लोग अनुच्छेद आर्टिकल करके पढ़ेंगे। तो ये बेसिक चीज़ है जिसको जानना ज़रूरी है, यही सब पॉलिटी यहीं से स्टार्ट होता है। अगला है 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। उसमें क्या हुआ था
कि 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वे टर्मिनेटेड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नंबर वाज रिड्यूस टू 18। यानी कि हम बताए थे शुरू में कि ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या था कि 24 मेंबर था, तो 24 में से 6 को हटा दिया गया तो कितना बचा? 18। ठीक है। और क्या हुआ इसमें कि 1853 में रिटेन एग्जामिनेशन फॉर ICS इंडियन सिविल सर्विसेज का हुआ, और 1853 से 1992 तक यह लंदन में एग्ज़ाम होता था, लेकिन 1927 में इंडिया में फर्स्ट बार ICS का परीक्षा हुआ। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई ICS वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और फर्स्ट ICS ऑफिसर बनने वाले जो थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं, जो कि इल्डर ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर हैं, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के इल्डर ब्रदर हैं। और उसके बाद क्या होता है? 1857 की क्रांति जो होता है, और 1857 की क्रांति विफल होने के बाद क्या होता है? कंपनी के शासन को बंद कर दिया जाता है और ब्रिटेन के शासन को ब्रिटेन से शासन चलाने का आदेश आता है। यानी कि अब कंपनी रूल ख़त्म हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो क्राउन रूल के बारे में समझेंगे कि 1858 से महारानी का रूल आ गया था, क्राउन का शासन आ गया था भारत पे। और जैसे ही क्राउन रूल ख़त्म होता है उसके बाद हम लोग का आज़ादी मिलेगा, और अब जैसे ही भारत आज़ाद होगा उसके बाद हम लोग का संविधान निर्माण होगा, और संविधान फिर चालू हो जाएगा। फिर इंडियन पॉलिटी फिर हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे देश के हमारे संविधान में जो है कुल 22 भाग थे, 25 भाग हैं, 12 अनुसूची है, ये अनुच्छेद में ये कहा गया है, राष्ट्रपति की ये शक्ति है। तो ये सारा बात हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा करके, लेकिन ये स्टार्टिंग हुआ। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कहाँ से होता है, किस तरह से स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे उस तरह से धीरे धीरे समझेंगे। तो इसको आप ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो इसका अगला सीरीज भी आएगा। ठीक है। और इसका अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे इसका PDF ये वाला हम डाल देंगे, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इसको आप ज़रूर शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर सवाल आ रहा है मन में कि यहाँ से ख़त्म क्यों कर दिया गया था कंपनी रूल को, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल को, और क्राउन रूल क्यों आ गया था, तो इसके पीछे बस एक रीज़न था कि 1857 की क्रांति में भारत के लोग तो शहीद हुए ही थे, लेकिन ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज़ों का भी बहुत लॉस हुआ था। अंग्रेज़ भी बहुत मारे गए थे, और बहुत बुरी तरीक़ा से मारे गए थे, क्योंकि इंडियन के पास तो लाठी तलवार जो भी था, बम बारूद, इससे मारे थे, लेकिन बहुत बुरी तरीक़ा से संहार हुआ था। पैर कट गया, हाथ कट गया, गला कट गया, मतलब एक खतरनाक तरीक़ा से जो डेड बॉडी जा रहा था ना इंग्लैंड, तो यही सब देख करके महारानी जो है सो वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ख़त्म करके अपने हाथ में पावर ले लेती है भारत को शासन करने का। इसीलिए इसको क्राउन रूल करके आगे हम लोग पढ़ेंगे। 1858 से 57-58 से पढ़ करके हम लोग जैसे ही 1947 में पहुँचेंगे, भारत आज़ाद होगा, फिर इंडियन पॉलिटी का बढ़िया से हम लोग अनुच्छेद करके चलने लगेंगे। तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार आप ज़रूर देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो कमेंट करिएगा।